पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था सर्कल का लोकस। तो आर्ग्यूमेंट z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा। आपका z z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा रियल नंबर है, z1 z2 और थीटा ये तीनों कांस्टेंट हैं। तो आपको 1 मिनट का टाइम है ये बताने के लिए कि ये पिछली क्लास में हम लोग सर्कल देख चुके थे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z का लोकस क्या होगा। तो नोट करिए, एक बार फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो z1 z2 कांस्टेंट है, तो z1 आपका कहाँ से आ गया भाई, z1 z2 कांस्टेंट है। तो अगर हम ये z1 z2 कर दें, इसका नाम a दे दें z1, इसका नाम b दे दें z2। अब देखिए, अगर हम आर्ग्यूमेंट z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 थीटा है, z1 z2 कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है, z के बारे में कुछ नहीं कहा गया मतलब वेरिएबल है मतलब वेरी कर रहा है, और थीटा कांस्टेंट है मतलब जो भी एंगल है वो थीटा होगा। तो अगर आप लोग देखिएगा इसको, इसी लाइन से बनाया तो ज्यादा नहीं सही रहेगा। नहीं, ये थीटा है और अगर ये पॉइंट पी जेड है, तो जरा इसका एंगल लिखो तो जरा। अगर आपसे इसका हम एंगल लिखने लिखे हैं तो हम लोग ने एंगल लिखना तो सीखा था, एंगल इसका लिखो तो जरा। तो आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में किसे लिखते हैं, जो इनिशियल रे जिसे बोलते हैं। इनिशियल रे क्या हो जाएगी, z1 माइनस z, फाइनल रे z2 माइनस z। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन कॉमन। तो अब जरा ध्यान से देखिए, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो थीटा कहीं पर भी हो, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो z कहीं पर भी मूव करे तो z कहाँ पे मूव करेगा, सर्कल पे मूव करेगा। तो अगर आर्गुमेंट z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल टू थीटा है, तो लोकस ऑफ z विल बी सर्कल। लेकिन इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इतना फटाफट जल्दी से नोट करिए। तो जरा ध्यान से देखिए, अब अगर यहाँ पे हमने कह तो दिया लोकस सर्कल होगा, एकदम सही बात, लेकिन सही मायने में लोकस पूरा सर्कल नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे बना दें तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा केवल इस वाले पोर्शन पे बनाएगा, तो ये आप आर्क ऑफ द सर्कल कहोगे। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो पहला केस, अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है, थीटा एक्यूट है मतलब थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच है, तो लोकस ऑफ z विल बी मेजर आर्क, z1 z2 विल बी कॉर्ड। तो लिख लीजिए, थीटा अगर एक्यूट है तो लोकस ऑफ z इज मेजर आर्क ऑफ सर्कल।
line joining Z1 and Z2 as chord. सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट इज थीटा पाई बाई 2 से बड़ा और पाई से छोटा है, तो भी क्या होगा? अब आपको लिखना है लोकस ऑफ जेड इज अ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. लोकस ऑफ जेड इज माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. Locus of Z is minor arc of the circle. Locus of Z is minor arc of the circle. अब यहाँ पे आपने लिखना है थर्ड पार्ट, अगर थीटा पाई बाई 2 होता है या थीटा माइनस पाई बाई 2 होता है, तो locus of Z will be semicircle. Locus of Z will be semicircle. Locus of Z will be semicircle. और Z1 Z2 क्या बन जाएंगे? End point of diameter. Z1 Z2 will be end point of diameter. लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो लोकस ऑफ जेड सर्कल नहीं होगा. तो लिखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर ये पॉइंट Z1 है और ये पॉइंट Z2 है, तो इसका नाम हमने A दिया था, इसका नाम B दिया था. तो थीटा इज इक्वल टू 0 implies that locus of Z will be pair of ray. Locus of Z will be pair of ray starting from Z1 and Z2. Starting from Z1 and Z2 in opposite direction. In opposite direction. क्यों? सोचिए जरा, फिर हम डिस्कस करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप Z अगर यहाँ है तो 0 आने के लिए Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा. तो Z माइनस Z1 Z2 के इस साइड में भी हो सकता है, Z1 के इस साइड भी हो सकता है. अगर Z यहाँ हुआ तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 होगा. सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू पाई हुई, थीटा इज इक्वल टू पाई, देन लोकस ऑफ जेड विल बी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी. If theta is equal to 0 or theta is equal to pi, then locus of Z will be line segment. If Z1 is equal to 10 plus 6i, comma Z2 is equal to 4 plus 6i, and argument of Z minus Z1 upon Z minus Z2 is equal to pi by 4, then prove that mod of Z minus 7 minus 9i is equal to 3 root 2. तो Z1 Z2 फिक्स हैं, अभी अभी हम पढ़ करके हैं. आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, लोकस विल बी सर्कल, और प्रूफ भी करा रहा है सर्कल. मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में आपको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में गिवन है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में.
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सर्कल बताना, ये तो हमें मालूम है सर्कल की क्वेश्चन है। कुल मिला के हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो आइए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखिए Z1 की वैल्यू 10 + 6i है, Z2 की वैल्यू 4 + 6i है। तो अगर हम आपसे कहें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि कोई और दूसरी लाइन होगी, ये अगर हम आपसे कहें ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। Z1 है 10 + 6i, Z2 कितना है 4 + 6i। तो ये आपका AZ1 दिख रहा है जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 + 6i, और ये BZ2 दिख रहा है जिसकी वैल्यू आपको दी है 4 + 6i। मीन्स अगर हम AB को मिला दें, अब आर्गुमेंट Z - Z1 / Z - Z2 = π/4, लोकस विल बी अ सर्कल, लोकस विल बी सर्कल। और सर्कल कैसा, मेजर आर्क मेकिंग एन एंगल π/4। तो अब बात ये आती है कि वो कैसा सर्कल होगा। येलो सर्कल होगा या रेड सर्कल होगा, क्योंकि येलो सर्कल का भी मेजर आर्क है और AB कॉर्ड है, और रेड सर्कल का भी AB कॉर्ड है और ये वाला पोर्शन मेजर आर्क है। तो कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली रेड हम लोग छोड़ देते हैं, रेड खतरे का निशान होता है तो रेड कैंसिल हो जाएगा। हाँ अच्छा, पहले येलो वाला बनाए थे इसलिए वो हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा कोई, लेट सपोज ये वाला सही मान लेते हैं, तो अगर ये हम सही मान लें और अगर पॉइंट P यहाँ ले लें, तो फिर हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा और ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ये एंगल π/4 लेना पड़ेगा। देखते हैं अगर हम इसको Z मानते हैं तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किसे कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये वाला होगा। मतलब इनिशियल रे कौन होगा, Z1, तो Z1 डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन Z1 कहाँ है, न्यूमरेटर में। इसका मतलब नीचे वाला केस नहीं होगा, ऐसे ही नहीं, ये दिस इज द रीजन। अब क्योंकि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर्गुमेंट या एंगल लिखते वक्त जो इनिशियल रे होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, जो फाइनल रे होती है वो न्यूमरेटर में जाती है, तो नीचे वाला केस नहीं होगा। तो अब ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसे मिटाएं, क्योंकि हमें जो केस बचेगा केवल उस पर डिस्कस करेंगे। फटाफट जल्दी से नोट करो। तो अब जो केस नहीं होगा उससे हम लोग मिटाते हैं। ये केस हमारा बचा। अब इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम ध्यान दें तो अब हम लोग को P यहाँ कहीं लेना होगा। लेट सपोज P हमने यहाँ कहीं लिया, ये P हमारा Z है। P अगर हमारा Z है तो ये कितना एंगल है, π/4। अब अगर कोई कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे π/4 एंगल बना रही है तो इसका सेंटर लेट सपोज यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, C नाम दे देते हैं। तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 90 डिग्री। सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी।
सर्कल पे 90, ये आपका 90 डिग्री। क्लियर? अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? π/4। पक्का ना? क्योंकि ये और ये बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एंगल π/4 π/4। अब ये ध्यान से देखिए, AB हॉरिजॉन्टल है, AB का मिड पॉइंट हम लोग नाम दे देते हैं D, AB का मिड पॉइंट D। तो अगर हम लोग सेंटर से D को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा और D मिड पॉइंट होगा। अच्छी बात है। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Z1 Z2 का मिड पॉइंट है, तो Z1 प्लस Z2 बाई, तो 10 प्लस 14, 14 बाई 2 7 प्लस 6i। अब चूंकि CD is AB is parallel to real axis, CD is perpendicular to AB, मतलब CD is parallel to imaginary axis। इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से C का भी रियल पार्ट 7 होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? अब ध्यान देने वाली बात है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस फार्मूले से 7 - 4 मॉड दिस, तो ये डिस्टेंस 3, ये भी डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस भी 3। क्यों? ये एंगल π/4 है, तो ये एंगल भी π/4 होगा, तो ये 3 और 3। तो यहाँ तक y कोऑर्डिनेट 6i था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9i। तो सेंटर कितना हो गया? 7 + 9i। ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3, तो रेडियस, सो इट इज अ सर्कल, सो इट इज अ सर्कल whose center 7 + 9i, radius 3√2, so equation of circle और ये क्वेश्चन IIT को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक IIT 1992 में रिप्रेजेंट किया था। Equation of circle passing through 3 points A Z1, B Z2, C Z3। ये अंडरस्टूड है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं होता है। तो ये गिवन हो तो भी ठीक है, न गिवन हो तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आइए देखते हैं। अगर ये पॉइंट हम इसको A Z1 कह दें, ये पॉइंट B Z2 कह दें और एक पॉइंट C Z3 कह दें, तो अब कोई भी जनरल पॉइंट अगर हम PZ ले लें, तो अगर AB को फिक्स कर दें, वैसे हमारी मर्जी थी, आप भी ABC को भी फिक्स कर सकते थे, AC को भी फिक्स कर सकते थे। एक कॉर्ड फिक्स कर दी तो फायदा क्या हो जाएगा? फायदा ये होगा कि आप चाहे ये एंगल की बात करो, आप इस एंगल की बात करो या इस एंगल की बात करो, दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट किसके लिए लिखना चाहते हैं। अगर इसके लिए लिखना चाहते हैं तो इनिशियल रे ये हो जाएगा, ये इनिशियल रे हो जाएगा, ये फाइनल रे हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में z - z1, न्यूमरेटर में z - z2। सही मायने में तो z1 - z लिखना चाहिए था, लेकिन पिछले क्लास में
अभी हमने देखा था Z1 माइनस जेड लिखते, जब एंगल निकालना सिखाए थे तो दोनों पर माइनस साइन कॉमन ले लेते थे। इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पर ये आपको इनिशियल रे की तरह ट्रीट होनी पड़ेगी, तो Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नहीं, यही इक्वेशन हो गई। लेकिन अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस फॉर्म में आपसे पूछा जाए। इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सबट्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है, Z माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी आपको आंसर मिल सकता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट Z1 Z2 Z3। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है, तो वो प्योरली रियल होगा। आर्ग्यूमेंट Z अगर 0 है तो हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, और प्योरली रियल कब होता है, जब Z इक्वल टू Z बार होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं Z माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 इज प्योरली रियल। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं Z माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z माइनस Z2 बार Z3 बार माइनस Z1 बार अपॉन Z माइनस Z1 बार Z3 माइनस Z1 बार। नोट करिए फटाफट जल्दी से। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इधर इन दिस फॉर्म आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई यहाँ पर रुक सकते हो, या यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे। तो सब रुकेंगे कहाँ, क्वेश्चन में ऑप्शन जहाँ तक आपको ले जाएगा। तो ये अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो वो प्योरली रियल होता है। तो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z2, Z3 माइनस Z1, Z माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 एंड सो ऑन। तो ये आपका 2 था। कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक। कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक। तो अगर 4 पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं तो आइए देखते हैं। लेट पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी Z4। तो अब हमने क्या किया, इसका नाम बदल दिया, इसको हम लोग ने D कह दिया, Z4। तो जहां जहां Z था वहां वहां हम Z4 कर देंगे, तुम लोग फिर से लिखोगे। अब तुम कहोगे सर चीटिंग हो गई। ये क्वेश्चन भी आईटी को रिप्रेजेंट कर चुका है, जो अभी भी हमने किया। फटाफट नोट कर लीजिए। फॉर कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक, 4 पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे तो ये कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आइए देखते हैं।
let mod of z minus 3 minus 4i is equal to 2, full stop. Let mod of z minus 3 minus 4i is equal to 2. Find minimum and maximum value of mod z. मतलब आपको mod z मिनिमम निकालना है क्या होगा, और mod z मैक्सिमम निकालना है क्या होगा. राइट द क्वेश्चन. जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो और टेक मैक्सिमम 2 मिनट. सोचो कह क्या रहा, क्या करेंगे. हिंट यही है कि सर्कल का यूज करना है आपने. तो mod z minus 3 minus 4i is equal to 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल जिसका सेंटर 3,4i है. सेंटर C 3 plus 4i 3 plus 4i. ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपकी रियल एक्सिस है. तो अब देखिए ये चीज आपको पकड़ना पड़ेगा. What does mod z represent? पहली बात z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक पॉइंट है जो सर्कल पे कहीं भी होगा. z एक पॉइंट है सर्कल पे कहीं पर भी होगा. और mod z का मतलब mod z माइनस 0, मतलब सर्कल पर जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस. mod z माइनस 0 आप दो शब्दों में कह सकते हो. mod z माइनस 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो पॉइंट z की ओरिजिन से डिस्टेंस. तो mod z माइनस 0 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन. देखिए याद करिए, सर्कल में आपको पढ़ाए थे किसी पॉइंट से सर्कल की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बोले थे. उस पॉइंट को, गिवन पॉइंट को सेंटर से मिला दो और वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी. सर्कल की एक डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी, दूसरी. तो आइए जरा देखिए, ये ओरिजिन दिया हुआ 0 दिया हुआ ओरिजिन, ये मिला दिए तो ये पॉइंट का नाम अगर हम A दे दें और ये पॉइंट का नाम B दे दें, ये ओरिजिन है, तो आपका mod z मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर. और mod z मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर. OA किसके बराबर होगा, OC माइनस R के बराबर. OB किसके बराबर होगा, OC प्लस R. O आपका 0 0, C आपका 3 plus 4i, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3,4. डिस्टेंस फार्मूले से OC 5, रेडियस 2. mod z minimum will be 3 and mod z maximum will be 7. चलिए अच्छा वैल्यू निकालिए. also find mod of z minus 4i minimum, mod of z minus 4i maximum. mod of z minus 4i minimum and mod of z minus 4i maximum. सर्कल तो यही पूरा का पूरा है. z1 की वैल्यू z माइनस 4i, z माइनस 4i का मतलब z की डिस्टेंस 4i से. 4i कहाँ होगा, 4i लेट सपोज यहाँ कहीं होगा.
तो इसका नाम ABCD डी रख देते हैं, ये हो गया 4i। और यहाँ से हम लोग सेंटर को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो D अगर इसका नाम A डैश और इसका नाम B डैश कर दें तो मिनिमम आपके बराबर हो जाएगा DA डैश, मैक्सिमम आपका D डैश D। DA डैश किसके बराबर हो जाएगा DC माइनस R, और ये DC प्लस R। D का कोऑर्डिनेट 4i, C का कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4i, डिस्टेंस आपके निकलेगी 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5। तो कोई भी इस तरह से कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2i लेस देन इक्वल टू 2 देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5i। वहीं तक खत्म करना है। तो पहले ये बताओ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है circumference of the circle and inside the circle whose center is 3,2 and radius is 2। मतलब this will touch the x axis and will cut y axis। तो अगर हम लोग एक सर्कल बना ले, पहले ये सर्कल है, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। तो चूंकि लेस देन इक्वल टू कह रहा है, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन z कहीं भी हो सकता है। z आपका सर्कमफ्रेंस पे भी हो सकता है, z इनसाइड भी हो सकता है। किसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है? इसकी। लेकिन z में 2 टाइम्स है तो पहले 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिए तो मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 5/2i, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 2 टाइम्स किसकी डिस्टेंस? z की डिस्टेंस। कहां से? 3 माइनस 5/2i से। तो ये पॉइंट हमारा 3,2 है, फिर कलर चेंज करते, ये हमारा 3,2 है और जो पॉइंट है वो 3, माइनस 5/2 है। मतलब ठीक इसके नीचे 4th क्वाड्रेंट में कहीं मिलेगा हम लोग को ये 3, माइनस 5/2। अगर इसका नामकरण हम लोग P कर दें और ये A है और ये B है और इसका नाम फिर से C रख दे, तो मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पे ही होना पड़ेगा, इनसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ लेंगे तो मिनिमम से तो बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम से छोटा हो जाएगा। कोई पॉइंट यहाँ लेंगे तो भी नहीं काम करेगा। मतलब इनइक्वलिटी दे करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सर्कल की इक्वेशन देता तो भी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स PB के, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको PB रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको 2 टाइम्स निकालना है। और PB किसके बराबर हो जाएगा? PC प्लस R। PC किसके बराबर होगा? P का कोऑर्डिनेट -3, माइनस 5/2 और ये 5/2, 3, 9/2, तो ये 9/2। रेडियस कितनी? 2, 13/2, 13। पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 आपका 5/2 प्लस 2 कितना?
9/2 प्लस 2 30, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 30। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और आईआईटी में आया था मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या बताइए, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीए, तो पीए 5 हो जाएगा, 2 टाइम्स पीए, सॉरी, मिनिमम वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पीए हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम हम लोग ने गलत बना लिया है, इमेजिनरी एक्सिस ये वाली होगी क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 3 यूनिट है जबकि रेडियस 2 ही यूनिट है, तो सर्कल वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायग्राम सही नहीं था तो चेंज कर लिया गया है। तो सर्कल में क्वेश्चन तो भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी पहले पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से मुलाकात कर लेते हैं बस, और फिर अगर टाइम देखते हैं तो पैराबोला। अगर आपका फोकस Z0 है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, ये आपको पता है पहले से, a और z कॉम्प्लेक्स होता है, b रियल होता है। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती थी, उसी से सीधे सीधे इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, mod of z minus z0 is equal to mod of a bar z plus a z bar plus b upon 2 mod a। नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो ये हम लोग ने जनरल डेफिनेशन की बात कर ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम लोग ने स्टैंडर्ड फार्मूला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में y को क्या लिख सकते हैं, z माइनस z बार अपॉन 2i होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू z प्लस z बार बाई 2। दिस इक्वेशन y की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू पुट कर दी, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, और ऐसा नहीं कि पैराबोला इसी फॉर्म में मिलेगा, बाकी के लिए भी हमने बता रखा है, लेकिन फिलहाल यूं ही। तो पैराबोला की बात कर लिए, अब इलिप्स और हाइपरबोला की बात करते हैं। इलिप्स में भी इक्वेशन तो बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली इलिप्स की सेकेंड डेफिनेशन का इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन क्या होती थी इलिप्स की, ellipse is a locus of a point whose sum of distance from two fixed points remains constant and distance between fixed point should be less than sum of constant। तो अब अगर हमको ये दे दिया जाए mod z माइनस z1 प्लस mod z माइनस z2 इक्वल टू k, z z1 z2 belongs to complex number, k belongs to real, z1 z2 k are constant। तो लोकस ऑफ z क्या होगा इस पे डिपेंड करेगा। तो लोकस ऑफ z, तो z1 z2 कांस्टेंट है, मतलब z1 z2 फिक्स्ड है, z1 z2 फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोड z1 माइनस z2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोड z1 माइनस z2, जो भी नाम देना चाहें या ऐसे रहने देना। तो सबसे पहले एक शर्त ये फुलफिल होना चाहिए, मोड z माइनस z1 प्लस मोड z माइनस z2 इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जब फुलफिल करेगी तो फिर हम लोग मोड z1 माइनस z2 निकालेंगे। और अगर केसेस बाय केसेस चलेंगे हम लोग, अगर if mod z1 minus z2 less than k, पहला केस, if mod z1 minus z2 less than k
implies that locus of Z is an ellipse whose Z1 and Z2 are foci and K is length of major axis. ये पहला पार्ट था। और अगर आप डायग्राम कुछ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, ऑब्लिक कुछ भी हो सकता है, तो इनमें से हमने सपोज हॉरिजॉन्टल बना दिया। सर कैसे पहचानेंगे? Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट सेम होगा तो हॉरिजॉन्टल, Z1 Z2 का रियल पार्ट सेम होगा तो वर्टिकल, और दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे Z1 Z2 में तो ऑब्लिक। तो अब अगर ये पॉइंट P है आपका और ये पॉइंट आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, तो ये आपका लोकस ऑफ Z। और मॉड Z1 माइनस Z2 क्या कहलाएगा? बोलो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कहलाएगा। लेकिन सेकेंड केस अगर इफ मॉड Z1 माइनस Z2 के, अगर मॉड Z1 माइनस Z2 के हो गया तो ये तभी पॉसिबल है जब अगर ये पॉइंट Z1, इसको इधर Z2 मानिए, ये Z2 है, ये Z1 है, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट P इस पे लाई करेगा, तभी Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 का सम मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर होगा। अगर पॉइंट लाइन के बाहर चला गया तो ट्रायंगल बनेगा और तब एलिप्स बनेगा। अगर पॉइंट लाइन पे ही लाई कर गया तभी P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस का सम AB के बराबर होगा। इसलिए लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा? Locus of Z is line segment joining Z1 and Z2। और अगर थर्ड केस, if mod Z1 minus Z2 greater than no locus, क्योंकि किसी पॉइंट की दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम उनके बीच की डिस्टेंस से कम नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, फिर उनका सम करो, और वो सम उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस से कम नहीं हो सकता। तो मॉड Z1 माइनस Z2 K से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर K से बड़ा है तो नो लोकस। हाइपरबोला, mod of Z minus Z1 minus Z minus Z2 is equal to K। Z comma Z1 comma Z2 belongs to complex number, K belongs to real, Z1 comma Z2 comma K are constant। तो हाइपरबोला में भी इलिप्स की तरह दो शर्तें, पहली ये शर्त फुलफिल होना चाहिए, दूसरी शर्त हम लोग, या दूसरी शर्त बाद में लिखते हैं, पहले ये, और यहाँ पर भी हम लोग मॉड Z1 माइनस Z2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मॉड Z1 माइनस Z2। तो अगर पहली शर्त इफ मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन K है, इफ मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन K है, देन locus of Z is hyperbola whose Z1 and Z2 are foci and K is equal to length of transverse axis। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना रहे हैं ये मानते हुए कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये आपका Z1
आपका पॉइंट Z, मॉड Z1 माइनस Z2 कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। सेकेंड केस, if mod Z1 minus Z2 is equal to K, if mod Z1 minus Z2 is equal to K, the locus of Z will be pair of ray. Locus of Z is pair of ray. Starting from Z1 and Z2 in opposite direction. Third, if mod Z1 minus Z2 less than K, no locus. No locus. तो दो पॉइंट फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट तभी हो सकता है जब z दोनों पॉइंट के सेम साइड हो और कोलिनियर हो, तो इसलिए पेयर ऑफ रे बनेगा। और कभी भी k से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए नो लोकस। Name locus of Z if they are conic. Also find eccentricity and length of lateral septum. First part है mod of Z minus 2 plus mod of Z plus 2 is equal to 6. Mod of Z minus 4i plus mod of Z plus 4i is equal to 8. Mod of Z minus 2 minus 3i plus mod of Z minus 4 minus 3i is equal to 4. Mod of Z plus 1 minus mod of Z minus 1 is equal to 1. Mod of mod Z minus 2 minus 5i minus mod of Z minus 6 minus 5i 2. Mod of mod Z minus 2i minus Z plus 2i is equal to 4. तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो सबसे पहले mod of Z minus Z1 plus mod of Z minus Z2 is equal to K है। तो ये इलिप्स हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, नो लोकस हो सकता है। तो सबसे पहले हम Z1 निकाले पहले पार्ट का। Z1 कितना है 2, Z2 कितना है -2, K कितना है 6। तो mod of Z1 minus Z2 निकाले, 2 minus minus plus 2 that is 4। तो mod of Z1 minus Z2 K से छोटा है। और mod इलिप्स की क्या डेफिनेशन थी? mod Z1 minus Z2 less than K। तो इसका मतलब इलिप्स। अब दो बातें पूछ रहा है, केवल इतना ही नहीं रुका, बोला एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताइए। तो mod Z1 minus Z2 को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। कितना होता है 2AE। 2AE इसका मतलब 2AE कितना है अभी बाद में लिखते हैं। और K को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? 2A। तो 2A की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। 2AE की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। E की वैल्यू बोलो, 2A की वैल्यू 6 पुट करो, E की वैल्यू 2/3। E की वैल्यू 2/3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2B² A। और B² किसके बराबर होता है?
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 इंटू ए, 2a की वैल्यू 6 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर 4/9, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 6 इंटू 5/9, 10/3 यूनिट। तो पहला पार्ट इलिप्स है, क्योंकि मॉड z1 माइनस z2 से हमने z1 z2 निकाला, मॉड z1 माइनस z2 निकाला, k से कंपेयर किया, इलिप्स है। मॉड z1 माइनस z2 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कहलाती है, जो कि 2ae के बराबर होती है, k लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाता है। दूसरे में फिर से मॉड प्लस के फॉर्म में है, इलिप्स हो सकता है या लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो z1 4i, z2 माइनस 4i, k 8, तो मॉड z1 माइनस z2 4i प्लस 4i दैट इज 8, मॉड z1 माइनस z2 k के बराबर है, तो लोकस ऑफ z इज लाइन सेगमेंट। z1 निकाले कहाँ से कंपेयर करके, मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 इक्वल टू k से कंपेयर करके, तो z1 4i, z2 माइनस 4i, मॉड z1 माइनस z2 4i प्लस 4i 8i, मॉड i1 मॉड z1 माइनस z2 और k बराबर है, तो लोकस ऑफ z इज लाइन सेगमेंट। तो अब इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं बताएंगे। थर्ड वन इलिप्स है, आइए देखते हैं। थर्ड फिर से मॉड ऑफ दिस प्लस दिस कांस्टेंट है, इसका मतलब इलिप्स हो सकता है। z1 2 प्लस 3i, z2 4 प्लस 3i, k 4, मॉड z1 माइनस z2 2 माइनस 4 माइनस 2, 3i कैंसिल, मॉड कितना बचा 2, तो मॉड z1 माइनस z2 लेस देन k, फिर से क्या हो गया इलिप्स, तो 2, अब इस बार कुछ लिख नहीं रहे सीधे सीधे 2a इक्वल टू 4, 2a4, 2ae 2, e की वैल्यू 1/2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, 2a दैट इज 4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3। तो अब इसके बाद अपन लोग फोर्थ को बाईपास कर रहे हैं, फिफ्थ पे आ रहे हैं। z1 मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2, इसका मतलब हाइपरबोला या पेयर ऑफ रे हो सकता है। तो z1 कितना है 2 प्लस 5i, z2 6 प्लस 5i, k 2, तो मॉड z1 माइनस z2 2 माइनस 6 4, mod z1 minus z2 is greater than k implies that hyperbola. So 2a is 2, 2ae is 4, e की वैल्यू 2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a into e square minus 1, 2a 2e square 4 minus 1 6, sixth z1 2i, z2 minus 2i, k 4,
mod z1 minus z2 2 to 4 I 4 mod z1 minus z2 is equal to k और mod z minus z1 minus mod z minus z2 is equal to के फॉर्म में है. इसका मतलब locus of z is pair of ray. Locus of z is pair of ray. तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी और भी कर सकते हैं लेकिन अब बाद में. फिलहाल अगली क्लास में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे.